में और तकरीबन 5000 का। समीर जी से पूछेगा उनका हाथ नहीं दर्द हो गया? म्यूजिक इंडस्ट्री की शान समीर अंजान साहब। तेरे नाम टाइटल ट्रैक क्या सोच के लिखवाया गया था? टाइटल ट्रैक उनको लिख के ध्यान में लिख के नहीं लिखवाया गया था। वो असली जो उनकी कहानी जो टूटी थी ऐश्वर्या से, शॉट देने के पहले गाते थे और रोते थे। सलमान, हाँ, मैंने एक दिन 27 गाने लिखे थे। हम लोग बैठे ड्रिंक करने, सुबह हो गया हैंगओवर, लिखा तो कुछ है ही नहीं है। तो बोले कुछ उठपटांग सोचो। मैंने बोला कि हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। ये तो एआई भी नहीं लिख पाएगा। तो नाम भी सर अलग था ना आशिकी का पहले। आशिकी तो बनने ही वाली नहीं थी। बोलो हीरो हीरोइन बड़े गंदे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनकी शक्ल दिखा मत, इनके शक्ल पे मैं कोट डलवा देता हूँ। ये कोट की ये कहानी गुलशन जी एक बार मुझे बुलाए, एक गाना ढूंढ के ला भैया। गया था गाँव में, छपरा बरेली कहाँ अंदर से नथुनिए पे गोली मारी, और फिर जहाँ से शुरू अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे। ये गाना लिखने में क्या सोचती सरकार लोग खटिया जाड़ा लगे? बहुत जहर बोया आपने और हिमेश रेशमिया ने मिलकर। तो हिमेश ने शुरू किया नाक वाले गाने और शुरू किए। वो गाना नहीं चाहता था, गवाना था मिका से, मगर मिका मिला नहीं। आपका हिमेश का फेवरेट गाना कौन सा? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। क्या सोच के लिखा था आपने उस टाइम? कुछ टूटा उटा था क्या आपका भी? अब तुम गलत जगह मत उंगली रखो। कुछ होता है, मैं शायद आप कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। करण जौहर ने कहा कि नहीं भैया हमको यही चाहिए। पिक्चर लिख रहे थे पहले जावेद साहब, तो मैंने फिर वो लिखा। तुम पास आए आँख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा। मतलब डेविड तेरी पिक्चर में जाएगा नहीं मुखड़ा। तो बोला तू छोड़ ना यार। मैंने उसको सुनाया कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। पिक्चर में बाप है ही नहीं है। उनके तो ऐसे गाने आते भी नहीं ना सर। अब पता चला कूली नंबर 1 में गोविंदा गा रहा कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। लोगों ने साला पागल हो गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है खैके पान की। वो चाइना सिल्क की लुंगी कुर्ता पहने हुए और आंख में सुरमा उरमा लगा के धड़कन दूल्हे का चेहरा। नुसरत साहब, कमाल की कहानी है। शाहरुख खान का भी पहला गाना सर आपने किया था, कोई ना कोई चाहिए। नदीम शरवन जी के भाई थे विनोद राठौर। इतने बड़े बड़े गाने उसने गाए हैं। खलनायक, उनका डाउनफॉल क्यों? बीबी सुसाइड कर ली, बच्चे छोड़ के चले गए, ये सारे के पीछे रीजन कौन है? विनोद राठौर। आपका दिल धड़का है माधुरी जी की? धड़का नहीं होता तो ये लिखता कैसे? धक करने लगा। आज मेरे मेहमान जो है उनका तारुफ मैं उनके ही शब्दों में करवाता हूं, क्योंकि मेरे पास उनको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। और उनके शब्दों में कहें तो दुनिया को देकर रोशनी बेनूर हो गए, ये नाम से नहीं काम से दुनिया में मशहूर हो गए। समीर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई। एक तो तुमको पहले मैं मुबारकबाद दे दूं, तुम और तुम्हारा पॉडकास्ट दोनों मेरी बहुत पसंद तो हैं, मगर लोगों को भी बहुत पसंद है। और चूँकि तुम यूपी से बिलोंग करते हो, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं मेरे ख्याल से मिट्टी का रिश्ता भी है। और तुम जिस तरह से बात करते हो ना सुभाकर, वो इतना अच्छा लगता है कि हार्ट टू हार्ट बात हो रही है। ये प्रोफेशनल पॉडकास्ट लगता नहीं। कि जब तुमने इंस्टाग्राम पे मुझे इच्छा जाहिर की कि सर आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे जो है वो मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, मेरी बेटी ख़ास तौर से। तो मैंने बोला बेटा ज़रूर तो मैंने हरीश जी से बात की कि आप सुभाकर से बात करिए, मैं आता हूँ दिल्ली तो करेंगे उसका पॉडकास्ट, तो मुझे करना है। तो ये जो शेर तुमने सुनाया वो उसकी एक वजह रही है बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने काम जो किया है उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। मगर अब मैं जब कहीं जाता था, चाहे मैं रेडियो पे जाऊं या टेलीविज़न पे जाऊं या पार्टीज़ में जाऊं, लोग बोलते थे सर आपके गाने तो एक एक गाने याद है, बट हम आपसे उतने ज़्यादा वाबस्ता नहीं थे, आप कभी मीडिया में आते नहीं। तो मैंने बोला यार एक ही काम हो सकता है, या तो मैं मीडिया में होता या मैं गाने लिखता। तो मैं गाने लिखने में लगा हुआ था, इसलिए मैं मीडिया से थोड़ा दूर था। मगर अब ये फैसला किया कि नहीं, अब लोगों को चूँकि जितना करना था कर लिया, और अभी भी कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अब नज़र आना चाहिए। तब मैंने ये सारे पॉडकास्ट शुरू किए, और अब ये कोशिश है कि कोई भी ग्राउंड अब ऐसा नहीं है जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो इतनी बात करते हैं। तो
मैं तो ये सोचता रहा कि यार कतरा बन के रहो तो बेहतर है, समंदर बनने की कोशिश मत करो। वो प्यास जगाए रखो कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि जिस दिन कतरा मिल गया समंदर से ना, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर अब लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ दूर तक तो जाना पड़ेगा मुझे। सर 700 फिल्में और तकरीबन 5000 गाना। लोग पूछे कि समीर जी से पूछेगा उनका हाथ नहीं दर्द हो गया? हाथ दर्द होता तो फिर इतना होता कैसे शुभंकर। ये कमाल हाथों का नहीं है, ये कमाल उन लोगों का है जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बतें दी हैं ना। ये मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये लोग ये बोलते हैं कि आपने किया, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे लगता है यार, ये मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे बस की बात नहीं थी ये। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे फादर की एक बड़ी खूबसूरत कविता है कि मैं कब गाता, मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। तो ये उसके साथ कोई लगन रही है और लिखवा लेता है। मेरे में वो ताकत ही नहीं है शुभंकर कि मैं तो जब पहला गाना लिख रहा था तो मैंने 35 अंतरे लिखे थे और फिर भी वो गाना पास नहीं हुआ। एक दौर ये था कि जो बोल दिया वही फाइनल है। सिटिंग होने के आधे घंटे पहले तक मेरे पास कुछ नहीं होता था, और जब पहुंचता था तो पूरा गाना हाथ में रेडी होता था। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए ये दावा करना कि मैंने 700 फिल्में लिखी हैं, मैंने नहीं, ये किसी ने लिखवा लिया है। आपके पिताजी सर बहुत मशहूर लिरिसिस्ट थे, आपको फिर भी नहीं चाह रहे थे कि वो आप गाने वाने लिखें। अब पिता जब एक बड़ा पैमाना सेट कर दे तो आमतौर पर हमने देखा है कि जो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता है वो फेल हो जाता है। उंगलियों पे एग्जाम्पल है जहां पिता की लेगेसी को बेटे ने पास कर दिया। तो थोड़ा बताओ ना पिताजी वाली कश्मकश, क्योंकि उनके भी गाने पढ़ रहा था, क्या कमाल के गाने लिखे उन्होंने। अमिताभ बच्चन साहब को अमिताभ बनाने में उनकी भी बड़ी भूमिका है। क्या हुआ शुभंकर, देखो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, बचपन खेतों में, खलिहानों में, चौपालों में गुजरा। उसके बाद मैं शहर तक गया और फिर मैंने BHU से MCOM किया। और उनकी शुरुआती दौर से ये कोशिश रही कि तुम कुछ भी, एक ही डायलॉग बोलते थे कि तुम कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। क्या है? पैसा नहीं था इसलिए? पैसा नहीं था? नहीं, वहीं अब आता हूँ जो सवाल तुमने कहा है। और सचमुच मुझे मेरे दिल के किसी कोने में ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं कि मुझे गीतकार हो। इसलिए उन्होंने बड़ी स्मार्टली मुझे आर्ट में पढ़ने नहीं दिया, मुझे कॉमर्स में डलवाया कि इसको डालोगे साला, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं इसको जेनेटिकली न मिल जाए पोइट्री, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मेरे ब्लड से इसके ब्लड में ना जाए। तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली कहा कि नहीं, इसको कॉमर्स में डालो। अच्छा, कॉमर्स में डाल दिया। मेरी लगन थी, मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मैं पढ़ता रहा। मगर एक बड़ी खूबसूरत बात अब समझ में आई कि आज तुम इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट करते हो, कभी बैठ के अकेले में सोचना कि तुम, ऐसा तो नहीं था, तुम बहुत टैलेंटेड थे, पढ़े लिखे थे, तुमने बीटेक किया है जैसा तुमने बताया, इस लाइन में क्यों आए और आए फिर सक्सेसफुल क्यों हो गए? उसका कारण था कि ये तैयारी आज से नहीं थी, तुमको अननोइंगली पता भी नहीं था, मगर एक कोई था जो तुमको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, और वो था ऊपर वाला। मैं ये सोचूं कि बचपन में मैं खेतों में 2-2 घंटे क्यों गाता रहता था। मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था, टीचर ने इस शर्त पे मुझे रखा और मैं गया। वो बोलता था ना, तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, तू आके जब खत्म हो जाए क्लास तो कोई गाना सुनाया कर। तो मेरा इंटरेस्ट जगा कि यार अब चलना चाहिए, मज़ा आएगा। ये सब मैं करता रहा। तो जब कहीं रिलेशन में जाऊँ तो लोग मुझसे गवाएं कि नहीं समीर वो गाना गा होगा। तो पहले गाने का शौक़ था, मुझे लिखने उखने का नहीं था। फिर एक दौर आया कि मैंने म्यूजिकल टीम बना ली। उस ज़माने में उसका नाम हम लोगों ने रखा था मनोरंजन ऑर्केस्ट्रा पार्टी बनारस में। फिर एक ग्रुप मिल गया राइटरों का, जो जितने बनारस के मशहूर शायर थे उनसे दोस्ती हो गई। और अब हम लोगों ने गोष्ठियाँ शुरू कर दी। अब मैंने जर्नलिज्म भी शुरू किया। आज तक पे मेरी पहली गज़ल जो छपी थी आज तक में, वह गज़ल आज तक मुझे याद है कि कभी ज़िंदगी के सदमे कभी मौत का है डर, कभी ज़िंदगी के सदमे कभी मौत का है डर, किस कसमकस में जी रहा हूँ अपनी ये उम्र।
तो मैं इतना खुश हो गया कि आज तक मैं गज़ल का छपना, मतलब ये स्टैंप लग गया कि भैया अब आपको शायरी आ गई। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता रहा साथ में, कोशिश यही रही। मेरे ग्रैंडफादर बैंक में नौकरी करते थे, उनकी एक ही तमन्ना थी कि पहले था कि मेरे बेटे करें, तो बेटे तो बॉम्बे आ गए। फिर उनको लगा कि चलो यार ये लड़का पकड़ में आया है, इसने कॉमर्स भी किया है, तो इसको मैं बलि का बकरा बनाता हूँ। अच्छा, वो बनाए और मेरी नौकरी लग गई। उस ज़माने में 80s में बैंक की नौकरी मिलना मतलब ICS PCS होने जैसा था, और मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर कर रहा था। मगर 2 दिन मैं गया तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आए कि तू कहाँ आके बैठा भाई, ये तेरी दुनिया नहीं है। मैं बैंक में आने के पहले गाने लिख रहा हूँ, बैंक में जाने के बाद गाने लिख रहा हूँ, रात को गोष्ठी कर रहा हूँ। तो रात का फैसला था शुभंकर, मैंने बोला नहीं, मुझे छोड़ देना है। मैंने रिज़ाइन किया। तीसरे दिन मैंने जाके टेबल पे रिजाइनेशन लेटर लिख रहा था। मैं बैंक का बैलेंस शीट और कस्टमर्स को केयर नहीं कर रहा था। घर वालों का रोना धोना शुरू हो गया कि तू ये क्या कर रहा है भाई, पागल हो गया, मत कर। और पिताजी का वो डायलॉग मुझे कि तुम कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश मत कर। और मेरे अंदर एक आक्रोश कि यार ये आदमी इतना सक्सेसफुल है, ये मुझे क्यों रोक रहा है काम करने के। खैर मैं आ गया, और तुम समझ लो बनारस से मुंबई में जब मैं उतरा हूँ तो ऐसा लगा कि किसी को नाले से उठा के समंदर में फेंक दिया जाए। मुझे लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, बस का नंबर, लोकल ट्रेन, ये ट्रेन, मैं भौचक्का खड़ा हूँ दादर स्टेशन पे कि ये हो क्या गया मेरे साथ, और मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया यार, अब मेरा होगा क्या। खैर मेरे एक रिलेटिव, मेरे फूफा जी थे बेचारे, वो आए, मुझे लेके गए। अब वहाँ से ज़िंदगी का पिताजी कहाँ थे तब? पिताजी जुहू में रहते थे, और मैं एक जगह है मालवनी, चाल में मैं रहता था। और उस पहले तो फूफा जी भी चाल में रहते थे, उनके घर में रहता था। उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो वो टॉयलेट की लाइन में जब वो डब्बा लेके खड़ा रहना होता था ना, तो मैं बाथरूम के लिए तो कम, उस दर्द के लिए रोता था कि भाई मैं अच्छे खासे घर से था यार, और मैंने फादर का घर देखा था, मतलब मेरे बेडरूम से समंदर दिखता था। अगर मैं कर्टन खोल दूं तो पूरा समंदर लगता था मेरे बेडरूम में। मैंने बोला वहाँ रहने वाला आदमी ये कहाँ चाल में है यार। खैर फिर बीच में एक हादसा हुआ मेरी आंटी के साथ, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं बनारस गया वापस। तो मेरी माँ ने मुझे देखा तो मैं चर्च गेट के फुटपाथ का 10 रुपए का एक टी-शर्ट पहन के गया था, और एकदम ऐसा हो गया था पतला, और रोने लगी कि अरे बाप रे तू तो मर जाएगा, तू कहाँ जाके फंसा भाई। तब उसने पहली बार जिंदगी में उसने पिता को खत लिखा कि मेरा बेटा वहाँ ऐसे मर रहा है और आपको कोई फिक्र नहीं है। तो उनका जवाब आया कि आपका बेटा मेरे सपनों में नहीं आता, मुझे पता ही नहीं कि आपका बेटा यहाँ आया है। ठीक है भाई, आपने आग्रह किया है तो मैं देखता हूँ। जब उन्होंने पता लगवाया, रिलेटिव सब जानते ही थे, मुझे बुलवाया। उस मीटिंग के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत जगह बात की है। उसका बहुत छोटे में तुमको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अब ये 23 साल का मैं था उस वक्त, और 23 साल में मेरा उनका आमना सामना 3 बार हुआ है बस। बहुत कम जाते थे वहाँ बनारस। तो मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट माई फादर, ही जैसे कोई रिलेटिव होता है ना, वैसा लगता था। अब ये 23 साल के बाद मैं आक्रोश में हूँ, सामने मेरा बाप बैठा हुआ है, और मैं ये तैयार होकर गया हूँ कि आज ये जो पूछेंगे ना मैं इनको 2 टूक जवाब दूंगा, क्योंकि अब तो मैं आ ही गया हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला है। जबकि मैं जब जहाँ जाऊँ, मैं एमकॉम था, लोग बोले आप स्कूल में नौकरी कर लो, तो आप प्रोफेसर बन जाओ, आप नाइट स्कूल में मैंने बोला साला वही छोड़ के आए, वो तो नहीं जाऊँगा। खैर बोल रहे हैं कि पहला सवाल कि मेरे मना करने के बावजूद आप यहाँ क्या सोच के आए हैं। मतलब ठीक है, अभी आप जवान हो गए हैं, आपको अपने फैसले लेने की आज़ादी है, मगर आपने मेरी बात पे बिल्कुल गौर नहीं किया। अब मैं कुछ सवाल आपसे, चंद सवालात करूँगा, आपने अगर उनका सही जवाब दे दिया तब तो मेरी इजाज़त है, और अगर वो जवाब आपने नहीं दिया तो
फिर तो आप आ ही गए हो, आप अपनी ज़िंदगी आप जियो, आप समझो जो भी करना है। अब मुझे और गुस्सा आ रहा है कि आदमी यार अभी भी इसको एक्सेप्टेंस नहीं है। तो पहला सवाल ये था कि तुमने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार किया? अरे मैंने बोला अब ये सवाल यहाँ क्यों भाई? बाप पूछ रहे, अब बाप पूछ रहा हो भी, और हमारे ज़माने में बाप लोग ऐसे सवाल करते नहीं थे। हमारे यहाँ नहीं करते अभी। हाँ तो मैंने कहा कि मैं ये सोच के गया था जो पूछेंगे उसका ईमानदारी से 2 टूक जवाब दूंगा। मैंने बोला हाँ किया था। क्या सोच के किया था? तो मैंने नाराज हो गए शायद। मैंने पापा कोई प्यार करता है तो करता है, कुछ सोच के थोड़ी करता है। अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल पूछा क्यों, और मेरे अंदर वो उद्गार तो था ही कि सचमुच इन्होंने पूछा क्यों। तो मैं बोला बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैंने पूछा इसलिए कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो कि भगोड़े आशिक हो। कि जो सच्चा आशिक होता है ना, वो सोच के प्यार नहीं करता। जो भगोड़े होते हैं पहले वो प्लान करते हैं, तब इस करते हैं कि इस लड़की से प्यार करने में फ़ायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, और इसका इस्तेमाल मैं क्या कर सकता हूँ। मगर तुमने सोचा नहीं। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एक महबूबा की तरह है। ये बावफा भी हो सकती है और बेवफा भी हो सकती है, मगर तुम सच्चे आशिक हो तो भागोगे तो नहीं, ये तुमने कंफर्म कर दिया। दूसरा सवाल, क्या सोच के आए थे कि ये हूरों की दुनिया है, सब अप्सराएं होंगी, हीरोइनें तुम्हारे आसपास रहेंगी, जहाँ जाओगे लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, यही सोच के आए थे ना कि ये तो जन्नत है, यहाँ तो यार यहाँ आ जाऊँ तो पूरी दुनिया मेरी जेब में है। हमने बोला हाँ सोच के तो यही आया हूँ। बोले मगर एक चीज़ तुमने नहीं सोचा बेटा। हमने बोला क्या? बोले जन्नत पाने के लिए मरना पड़ता है, जीते जी जन्नत किसी को नसीब नहीं होती, तो उस मरने के लिए तुम तैयार हो? मैंने बोला हाँ, जब सोचा ही है कि जन्नत में जाना है तो मरना तो पड़ेगा, आई एम रेडी टू डू दैट। बोले ठीक है, अब एक काम करो, कल से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, जहाँ हो आओ घर, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि अब क्या करना है। और वहाँ से, और उन्होंने कहा फिर कि देखो मैं तुमको इसलिए मना कर रहा था कि 17 साल स्ट्रगल के बाद मुझे सक्सेस मिली, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा उस आग में जले जिस आग में मैं जल के आया हूँ। और इस इंडस्ट्री में एज ए लिरिसिस्ट सर्वाइव करना, इट इज़ लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। और तुम्हें रोकने के पीछे मेरी कोई और मंशा नहीं थी, केवल यही था। तब मैं कन्विंस हुआ कि यार ये बात तो इन्होंने सचमुच, रियली कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उस गली में जाए जहाँ इतनी सारी तकलीफ़ें हैं। तो अब समझ में तब आया, फिर उन्होंने समझाया, फिर मुझे लेके गए, फिर जो भी आज बना उसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत वही रहे हैं शुभंकर। बट ये जैसे मैंने एक फिल्म देखी सर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें नसीर साहब एक्टर होते हैं और फरहान जाता है वहाँ पर। तो अक्सर जो ये लेखक शायर टाइप के लोग होते हैं, इनका और इनके बेटों में बड़ा अलग सा कम्युनिकेशन गैप चलता है। हालांकि पिछली पीढ़ी में पूरा कम्युनिकेशन गैप होता है पिता और पुत्र का। लोग कहते हैं कि बस में सवारी और कंडक्टर जैसा रिश्ता होता है। करेक्ट। साथ साथ चल रहे हैं बट साथ नहीं है, संवाद नहीं है। करेक्ट। ये असहजता रही आपके उसमें? नहीं, बाद में नहीं रही। बाद में तो ऐसी दोस्ती हो गई ना कि वो मेरे पिता कम दोस्त ज़्यादा हो गए, क्योंकि उनका नेचर भी बहुत लाइवली था। वो मुझसे ऐसी बातें करते थे कि मुझे झटका भी लगे कि यार ये पापा मुझसे क्या पूछ रहे हैं यार। मगर उन्होंने अपनी लव स्टोरी तक मुझसे शेयर की। मम्मी को बताया नहीं बताया? मम्मी को बताया नहीं बताया? नहीं, मम्मी को कैसे पता चलेगा? मम्मी को पता चलता तो मम्मी थोड़ी होती तो मेरी। तो कहीं ना कहीं उनका इतना खुला था ना, और वो बहुत एडवांस सोचते थे। उस दौर के पिता जिस बारे में कभी नहीं बात कर सकते, वो सारी बातें मुझसे करते थे। और वो बताते थे कि देखो अब तुम दूसरी दुनिया में आ गए बेटा, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता पिता पुत्र का तो है, बट हमारे तुम्हारे बीच जो संवाद होना चाहिए बहुत खुल के होना चाहिए, और तुम मुझसे वो सब कुछ बताओगे जो तुमने अभी तक किया है या जो करना चाहते हो।